हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा हमने? कुछ ही नहीं पढ़ा है। चलो आज पढ़ेंगे। हाँ, नृत्य लिखवाने लिखेंगे, आज लिखेंगे आप। हाँ, समोसे मिले मिले आपको? हाँ, चलो। हाँ हाँ, इसने 3 खाए, ठीक है, इसको तो 4 खिलाने चाहिए वरना बीत जाएगी थोड़े दिनों में। हाँ, इसके तो 2 कम करने थे। हाँ सुना तो, इधर इधर आ जा, इधर आके सुनो। रीति रिवाज। हाँ हाँ, कहीं से सुना देखो। जोर जोर केसरिया। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारे माइक में, क्या है डेली जब? हाँ, आज उधर चला जा। जोहर जोहर करे महिलाएं, केसरिया होगा पुरुष। और विद्वान अब बूंदी रियासत लगे हुए सती मर्तमा रोग 1922 में, सॉरी 1822। रियासत लगे हुए कन्यावध माते 1834 में प्रतिबंध। कोटा के बाद में उदयपुर है, डाकण वर्तमान प्रतिबंध लगे हुए। पास में तू खुद ही बोल रहा है, किसी को सुन ही नहीं रहा। सॉरी 1853 स्वरूप सिंह डाकण वर्तमान प्रतिबंध लगे। बाद में जयपुर रियासत 2 प्रतिबंध लगे हुए। एक तो 1844 मानव व्यापार और 1844 में समाधि बर्ताबाद है। बाद में जोधपुर रियासत प्रतिबंध लगाया गए। 12वें वहां थे सर प्रताप नेतृत्व में। और भी बाद में जयपुर रियासत प्रतिबंध को राजस्थान सरकार ने सागड़ी निवारण एक्ट लेना है, बंधुआ मजदूरी पड़ते 1961। सागड़ी निवारण को मैन पड़ता है तो कोई एक। हाँ, विवाद में आदिवासी भिलौगी पड़ता है, नाता पड़ता देपा और देपा वधु मूल्य। हाँ दापा सॉरी दापा को आज कम कैसे लोग? आणो नाता और आणो होगा नाता होगा। हाँ, मोताना मृत्यु माते जो मुआवजा मांगे और मोताना को। हाँ नहीं नृत्य नहीं पड़ता होगी। ब्याह संबंधी विवाह के प्रति रहते हैं, जैसे फेरा पीटी, फेरा होगा पीटी होगा, जोसर मौसर और जानोटन होगा ब्याह और जॉन भोजन करा भी ना। बाद में होगा प्रतिभोज बडार, प्रतिभोज हती सभा होगी, सभा का भोजन। और बाद में चलो बात ठीक है हो गया सारी है रिवाज बताई होगी। रीति रिवाज विवाद में वाद्य यंत्र नहीं आ रही इससे आवाज, फिर सब पूरी आवाज पहुंचती नहीं है। सर आ रही नहीं? हाँ नहीं, सही नहीं सर आवे कल सुना देना, कल को कल सुना देना। आज मैं नृत्य पढ़ा दूं, वरना 3-4 दिन हो गए अपने बिना पढ़े हुए ना। थोड़ा पढ़ ले फिर कर ले। नृत्य कितने पढ़ा दिए थे? ये क्या लाया तू? बयान दिया सर जी, आपने अपने अवतरण दिवस की मिठाई बांट दी, हम नहीं आए, अब एक दिन और वितरित करवाएं। हाँ, लड्डू नहीं मिले यार। मैंने सुना यार तुम्हारी क्लास में मिस भी हुआ यार, कि वो बांट रहे थे तब तुम उठ के चले गए। है कि वो बांटने वाले बांट रहे थे, लोग उठ उठ के जा रहे थे सर, तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। देखो है, दूसरे वाला बेच भी इधर आ गया था, तो आपको कहा बाहर चलो, इन लोगों ने बाहर निकाला, क्यों रहे? है गंगा जमुना, तो बाहर नहीं निकलना था, कहना था पहले लड्डू लेंगे फिर जाएंगे। आईडी कार्ड जमा कर लेंगे, देंगे भी नहीं। तो यही मूर्ख है, इनको इतना ही काम आता है, और खिला देंगे तुम्हें। हाँ, 5-7 दिन बाद में कभी एक बार, तो एक बार सारे बेच में बंट जाए, सब बेच में फिर एक दिन और खिला देंगे। राजी? पर है ना, फिर भी अपने हमेशा ध्यान रखना, हो सकता है
भाई किसी को नहीं खाने हो तो भी बैठा रहे, उनको मना कर दे कि मैं नहीं खाऊंगा, उठ के ना जाए, इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। नहीं, वो मेरे को नवीन जी का फोन आया ना कि नवीन जी ने मेरे को शाम को ही बता दिया था कि भाई सर हमने इतने बेच के अंदर बांट दी। भाई पहले ये था भाई सब बेचों को एक साथ बांट दो, नवीन जी का भाई सब बेचों को एक साथ हम नहीं बांट पाएंगे, इतनी सारी समोसे मिलते नहीं है, फिर हम इधर उधर से कहीं से कुछ भी लेके आएंगे, अच्छे मिले नहीं मिले फिर और कोई शिकायत आएगी, इसलिए हम कुछ बेच को बांट देते हैं। तो उन्होंने कहा था हम रिलायंस वाली बिल्डिंग को पूरी को एक साथ फ्री कर देंगे, उधर बांट देंगे, और कुछ इधर वाले बेच को भी। तो मेरे को नवीन जी ने कहा भाई बाकी सब बेच में ठीक रहा था, F6 बेच के अंदर सर वो मिसमैनेज हो गया था हमसे। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा सर बच्चे उठ उठ के जाने लग गए थे, तो कई बच्चों को नहीं मिल पाए उसके अंदर, तो वो बच्चे जरूर आपको शिकायत कर सकते हैं। मेरे को नवीन जी ने पहले ही कह दिया था कि भाई ऐसा हमारे साथ हो गया। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसका मतलब तो बांटने वालों ने ध्यान नहीं रखा, उनको ध्यान रखना चाहिए था। नहीं सर कुछ बच्चे उठ के जाने लग गए थे। तो ये मैंने कई बार देखा है कि भाई इस प्रकार की कोई चीज होती है ना, स्टूडेंट उठ उठ के जाने लग जाता है। थोड़ा सा धैर्य रख लिया करें, आपको नहीं खानी कोई बात नहीं, आपका व्रत हो और कोई बात हो खानी नहीं, आप मना कर दें कि मैं नहीं लूंगा, उठ के ना जाए। ये केवल मिठाई वाले में नहीं, कभी नोट्स भी बंटे, कोई चीज और बंटे, फिर क्या है बांटने वाले कोई पता नहीं चलता मैंने किसको दिया ना किसको नहीं दिया, एक आ रहा है एक जा रहा है। ये थोड़ा सा खुद पे डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है भीड़ के अंदर। अपने मुंह उठाया उठ के चल पड़े, फिर अगला भी क्या कहे आपको, जबरदस्ती रोकने से कोई रहा। थोड़ा हमेशा ध्यान रखना, आगे भी कभी लाइफ में काम आएगी इस प्रकार की चीजें। यूं उठ के नहीं जाना होता, जब सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं तब सब लोगों को एक साथ ही जाना होता है। ऐसे नहीं कि चार कभी उठ के चले गए, चार कभी उठ के चले गए, उसमें फिर आप और मैं भी होते हैं ना, तो भी मिसमैनेज होता। फिर कोई बांटने वाला होता उसके फिर दिमाग में नहीं आता कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए मैं अक्सर हमेशा जब भी नोट्स भी बंटवाता हूं तो मैं कहता हूं मैं क्लास शुरू कर दूं उसके बाद बांटना। ये कई बार कहते हैं सर आपकी क्लास से पहले नोट्स बांट देंगे, मन्ना मैं क्लास में नहीं जाऊंगा तब तक बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा किसको नोट्स दिया किसको नहीं दिया। एक आधे घंटे बाद आ रहा है, एक 15 मिनट बाद आ रहा है, इससे अच्छा मैं चला जाऊं, मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, धीरे धीरे नोट्स बांट देना। मैं पढ़ाता रहूंगा तो बच्चे तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, वो लिखेंगे, लिखने पे जोर रहेगा। वरना यदि मैं नहीं रहूंगा और वैसे जाके बांटे, फिर एक उधर से चिल्लाएगा अरे मेरे पास नहीं आ रहा है, अरे मेरे को दे दे रहे, हिंदी का आ गया, इंग्लिश का आ गया। मैं बैठा रहूंगा तो ये कोई नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे। गलत आ भी गया तो बाद में चेंज करवाते रहेंगे अपना, तो मिसमैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा खुद को ध्यान रखना होता है। क्राउड मैनेजमेंट कला है अपने आप में, भीड़ कैसे बंद के रहे ये भी अपने आप में सीखना होता है। आपको तो सीखना अधिक जरूरी है कि आप तो ऐसी पोस्ट पे जाके बैठोगे जहां पे क्राउड मैनेजमेंट ही करना है, और आपकी खुद की लाइफ में ही मैनेजमेंट नहीं है, फिर दूसरों को तो क्या ही किया जाएगा। सीख ही जाए चीजें धीरे धीरे। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, जवारा तक ही पढ़ा। चलो एक बार वापस मैं सारे डांस के नाम बोल लेते हैं अपने, है ना। तो भीलों के डांस कौन से थे, गेर, गाउरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा। अच्छा ग्रासियों के वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। कालबेलियों के शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी। अच्छा कंजर के चक्री और धाकड़, कथोड़ी के और आपके रणबाजा और रथो, इतना ही पढ़ा था। फिर हमने भीलों वाले पढ़े थे। पहला पढ़ा गेर, हमने पढ़ा था होली पे होता है, मेवाड़ मारवाड़ दोनों में होता है। मेवाड़ में करते हैं भील, मारवाड़ में करते हैं सब, लकड़ी के डंडे लेके करते हैं, कपड़े पहनते हैं उनको ओंगी। मुख्य के अंदर कौन सा है, कन्नड़। कौन सा है, कन्नड़। उसके बाद में कौन सा, और वाद्य यंत्र बताए होंगे सर, ढोल, बांकिया और थाल। उसके बाद कौन सा पढ़ा था, गौरी। गौरी आपका भील करते हैं, पुरुष करते हैं, मेवाड़ में करते हैं। रक्षाबंधन के कितने दिनों तक, 40 दिनों तक चलता है। वाद्य यंत्र बताए होंगे मैंने, मांदल और थाल। युद्ध पुरुष करते हैं हाथों में, द्विचक्री महिला और पुरुष दोनों करते हैं, 2 चक्र बना के। युद्ध द्विचक्री। बाद में कौन सा, हाथी मना, पुरुष करते हैं, घुटनों के बल बैठ के करते हैं और विवाह के दौरान करते हैं। हाथी मना के बाद में घूमरा, बांसवाड़ा में भील महिलाएं करती, नेजा भील भी करते हैं, मीना भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती है। एक लकड़ी के डंडे पे क्या बांधते हैं, नारियल, पुरुष उतारेंगे, महिलाएं उनको लकड़ियां मार के उनको बचाएगी उसको। उसके बाद कौन सा पढ़ा था हमने, ग्रासिया। ग्रासिया का पहला कौन सा, बालक। विवाह के टाइम करते हैं, पुरुष और महिला दोनों करते हैं। क्या बनाते हैं, 2 अर्ध और वाद्य यंत्रों का प्रयोग, और पुरुषों के हाथ में तलवार और छाता। उसके बाद अगला कौन सा था, मांदल। महिलाएं करती है, वाद्य यंत्र कौन सा, मांदल। उसके बाद में लूर। ग्रासियों में गोत्र होता है लूर,
उसकी महिलाएं करती है। दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। इसके बाद में कौन सा? कूद। वही सेम दो अर्धवृत्त बनाते हैं, महिला पुरुष दोनों होते हैं, वाद्य यंत्रों का प्रयोग ही नहीं। इसके बाद कौन सा था? जवारा। होलिका दहन के टाइम करते हैं, पुरुष और महिला दोनों करते हैं, और महिलाओं के हाथ में। इतनी बातें पढ़े, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखो मौर्य। पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई विवाह के दौरान। कब किया जाता है? किसके द्वारा? तो पुरुष विवाह में क्या बन जाता है? लिख लो। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। आगे कौन सा बच गया आपका? गौर। देखो नाम से पता चलता है गौर तो गणगौर पे। गणगौर को गांव में गौर ही बोलते हैं। गणगौर पूरा कहां कहते हैं? गण और गौर, शिव और पार्वती, तो महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं ना। आबू वाले इलाके में ज्यादा होती। कहां पर ज्यादा होती? ग्रासी आबू में ज्यादा रहते, वहां पर ज्यादा होती। लिखो आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन। आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। हो गए सारे? अब इसके बाद कौन से आ गए अपने? कालबेलिया। और कालबेलियों में पहला डांस कौन सा? शंकरिया। कौन सा है? शंकरिया। अब ये उनकी कोई एक लव स्टोरी है, शंकरिया की लव स्टोरी। उस लव स्टोरी पे डांस किया जाता है। लव स्टोरी पे करेंगे तो एक पुरुष और एक महिला, तो कपल डांस है। कैसा डांस है? किस पर आधारित है? एक प्रेम कहानी। किस पर आधारित? लिखो, यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 16 के प्री में। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। अगला कौन सा है? बागड़ी। अगला कौन सा है? बागड़ी। पता नहीं कैसे करते हैं, पर अपने किताबों में लिखा हुआ है कि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय करती है। अब कब मांगती है और कब करती है अल्लाह जाने। लिखो, भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। तो पहले कभी होता होगा जी, अब बंद हो गए होंगे। भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब क्यों मांगे और किस लिए मांगे? विमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला कौन सा है? चक्री। जिसमें देखने वाले को चक्कर आ जाए वो डांस कौन सा? चक्री। महिलाएं इतनी तेज गति में घूमती है कि महिला खुद भी क्या हो जाती है? काली हो कूद पड़ो मेला में, घूमती है बहुत तेज गति में, तो डांस कौन सा हो गया? चक्री। लिखो, वर्ताकार मार्ग में
इन सर्कुलर पाथ, वर्ताकार मार्ग में इन सर्कुलर पाथ, गोल घूमती है, वर्ताकार मार्ग में इन सर्कुलर पाथ। महिला तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमन परफॉर्म्स डांस इन रैपिड मोशन। महिला तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमन परफॉर्म्स डांस, विमन परफॉर्म डांस इन रैपिड मोशन। महिला तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमन परफॉर्म डांस इन रैपिड मोशन। नृत्यांगना लिखो, गुलाबो। उस दिन गुलाबो जी का डांस देखा था अपन ने। मुख्य नृत्यांगना गुलाबो। मुख्य कलाकार या मुख्य नृत्यांगना, मेन डांसर। कौन है डांसर? गुलाबो जी भाई मुख्य डांसर है। कौन सा हो गया? इंडोनी। इंडोनी वैसे पानी लाते समय जो सिर पे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली एक महिलाओं का डांस होता है। महिलाओं के कपड़े होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। वो काली वाली ड्रेस जिसमें वो उनके वो या आपके कांच 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 से लगे होते हैं ना, तो वो जो ड्रेस होती है वो कौन से में पहनते हैं? इंडो। फिर वो परंपरागत बन गई तो सब में ही पहन लेते हैं वो लोग। लिखो, महिलाओं द्वारा किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाओं द्वारा किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। अगला लेख पणिहारी। कौन सा डांस है? पानी लेने के लिए जाती हुई महिलाएं क्या कहलाती है? पणिहारी। हमने गीत पढ़ा तभी पणिहारी का जिक्र किया था। पणिहारी सॉन्ग है, एक महिला पानी लेने के लिए जा रही है, एक दूसरा आदमी उससे बातचीत करने का प्रयास करता है। एक महिला एक पुरुष, तो कैसा डांस होगा? युगल। पणिहारी गीत पर आधारित है, लिख लो। यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन पणिहारी सॉन्ग। यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन पणिहारी सॉन्ग। यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन पणिहारी सॉन्ग। अब देखो, कालबेलियों के 5 डांस है। संकरिया, बागड़िया, चकरी, इंडोनी। पहला कौन सा? संकरिया। लास्ट कौन सा? पणिहारी। दोनों कपल डांस है। दोनों कौन से? कपल। बीच वाले तीनों महिलाओं के। बागड़िया, चकरी, इंडोनी तीनों महिलाओं के। संकरिया और पणिहारी दोनों किसके? कपल डांस। याद रहेंगे? अगला आ जाओ अपने। अगला भी चक्री, कंजरों वाला चक्री। एक जैसे होते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं जो कपड़े पहनती है ना, उन कपड़ों को बोलते हैं खुसनी। क्या बोलते हैं? उनकी जो ड्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं? खुस। लिख लो, महिलाएं खुसनी नामक कपड़े पहनती है। विमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी। महिलाएं खुसनी नामक कपड़े पहनती है। विमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी। महिलाएं कैसे कपड़े पहनती है? खुश। एक और कौन सा इनका? धाकड़। नाम से पता चलता है कौन करेंगे? पुरुष। इनकी कोई एक लड़ाई हुई थी, एक युद्ध हुआ था, बीरा और झालापाव के बीच की लड़ाई। किस किस के बीच की लड़ाई बताओ तो? बीरा और झालापाव के बीच की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई की याद में जो डांस किया जाता है, उस डांस का नाम क्या है? लड़ाई धाकड़ हुई होगी, इसलिए डांस का नाम ही क्या कर दिया? धाकड़। लिख लो। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस।
पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। लाइन चेंज करके लिखो। यह नृत्य बीरा एवं झालापाव के बीच में युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। यह नृत्य बीरा एवं झालापाव के बीच में युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। यह बीरा एवं झालापाव के बीच में युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन ए मेमोरी ऑफ बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। किसके बीच में युद्ध की याद में किया जाता है? बीरा और झालापाव। अगला कौन सा? कथोड़ी। देखो कथोड़ी। कथोड़ी में पहला कौन सा? महाबली। पहला कौन सा है? महाबली। पुरुष करते हैं नवरात्रि के दिनों में। कब करते हैं? नवरात्रि के दिनों में माँ को याद किया जाता है। माता जी के होते हैं नवरात्रि, तो माँ को याद करते हैं, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? महाबली। पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। वाद्य यंत्र लिखो। ढोलक, बांसुरी, ये तो अपने पढ़े हुए हैं। एक अब इनका ही कोई वाद्य यंत्र होता है, टापरा। कौन कौन से बताओ देखे? ढोलक, बांसुरी और टापरा। क्या क्या नाम बताओ? ढोलक, बांसुरी और टापरा। अगला कौन सा है बताओ? होली। अगला कौन सा है? होली। होली जो होता है ना, ये होली पे किया जाता है। वो पुरुषों का, ये किसका हो गया? महिलाओं का। लिख लो। महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति की डांस पढ़ रहे हैं अपने? कथोड़ी। हम आगे जनजातियां पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। कथोड़ी बेसिकली महाराष्ट्र के लोग हैं। कहां के लोग हैं? अपने उदयपुर आगे बस गए थे, अब तो अपने उदयपुर में रहते हैं, पर आए कहां से थे लोग? एक पेड़ होता है खेर का पेड़। किसका पेड़? खेर। उससे कत्था बनता है। क्या बनता है? पान में जो कत्था लगाते हैं, जिसे मुंह लाल होता है, वो कत्था बनता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? खेर के पेड़ से कत्था बनाते, इसलिए क्या कहलाए? कथोड़ी। रहते कहां थे? महाराष्ट्र। अब कहां आ गए? उदयपुर। महाराष्ट्र की डांस की कभी एक विशेषता देखना, उनके डांस में पिरामिड बनते हैं। क्या बनते हैं? पिरामिड। कैसे? नीचे 10 जने खड़े हो जाएंगे, उनके ऊपर 9 जने, फिर 8 जने, फिर 7 जने, फिर 6 जने, ऊपर जाके एक दही हांडी फोड़ देगा। महाराष्ट्र के डांस होते हैं इस प्रकार के। तो ये महिलाएं भी जब ये डांस करती है तो क्या बनाती है? देखो, नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। क्या बनाती है? पिरामिड। आपने कभी देखा हो तो मराठी महिलाएं जो साड़ी पहनती है, उस साड़ी को बोलते हैं फड़का। क्या बोलते हैं? जो धोती की तरह बांध ली जाती है। जैसे पुरुष धोती बांधते हैं, पैरों के बीच से निकाल के पीछे बांध ली धोती की तरह, चलने फिरने में आसानी रहती है। नाम ही फड़का है तो महिला फड़क सकती है, तो बाद में पिरामिड भी बना सकती है। अपने वाली साड़ी पहन के तो चला ही नहीं जाए तो कहां से फड़का जाए बाद में? लिखो, महिलाएं फड़का साड़ी पहनती है। विमेन वियर फड़का साड़ी। बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा ने जो पहन रखी है, महिलाएं फड़का साड़ी पहनती है। विमेन वियर फड़का साड़ी।
महिलाएं क्या पहनती है? फड़गास। वाद्य यंत्र लिखो। दो तो वो सेम ही है, ढोलक और बांसुरी। तो अब इन जनजातियों के कई वाद्य यंत्र अलग ही होते हैं जी। एक वाद्य यंत्र है पावरी, एक वाद्य यंत्र है दारिया। तो इनकी महिलाएं कह सकती है कि ये हम है, ये हमारा डांसर, ये हमारी पावरी हो रही है, क्योंकि इनका वाद्य यंत्र ही कौन सा है? पावरी। कौन कौन से बताओ देखे? ढोलक, बांसुरी, पावरी और धारिया। और पुरुषों वाले कौन कौन से थे? ढोलक, बांसुरी, टापरा। कौन कौन से? अगला डांस आ जाओ, कौन सा है? रणबाजा। लिखो, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। वाद्य यंत्र लिखो। एक तो झांझ, पढ़ा था हमने झांझ तो। बताओ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कैसा है? गन। मंजीरे का जो बड़ा प्रकार होता है उसको क्या बोलते हैं? एक लिख लो, तुरई। तुरही या तुरई जिसको हम पढ़ रहे थे। कैसा वाद्य यंत्र है? बड़ी की मात्रा वाले सुशीर है। तो झांझ और तुरई या तुरही वही लिख लो, बोले कोई नहीं, एक ही बात है। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखे? झांझ और तुरई। एक और डांस कौन सा बच गया? रतवई। रतवई। एक पुरुषों का हो गया, तो दूसरा लिख लो, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय वीमन। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय वीमन। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय वीमन। महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है। वीमन वियर ग्रीन बैंगल्स इन दियर हैंड्स। महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है। वीमन वियर ग्रीन बैंगल्स इन दियर हैंड्स। ला दे मैनू हरी हरी चूड़ियां। ऐसा कोई गाना है? अपना बना ले मुझे बालमा। कौन सी मूवी का है? हाँ, आज का अर्जुन। उसका ही नहीं है क्या? तो पुरानी मूवी है उसका है। कौन सा? लाल बादशाह। लाल बादशाह का है? जया प्रदा। जया प्रदा का डांस है जहां तक मेरे को याद है। अमिताभ बच्चन, जया प्रदा है। हाँ, पुरानी है। कोई लाल बादशाह तो थोड़ी नई थी, उससे पुरानी। आज का अर्जुन है। अरे यार, ऐसे तो यूं बुढ़ापे में चीजें गायब थोड़ी हुई है, याद रहती है। क्या लिखा? महिलाएं हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। नीचे लिखो, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे दमामा। दमामा पढ़ा था हमने। दमामा या टामक कैसा वाद्य यंत्र? घन। अवनद कैसा होता है? अवन। दमामा। युद्ध वाद्य जो मेवात में बजता है, पढ़ा था हमने। मेवात में बजता है तो मेव बजाएंगे, तो मेव के तो डांस पढ़ रहे हैं हम। मेव के तो डांस पढ़ रहे हैं। तो जैसे दमामा। हो गए सारे? तीन चार मैं नाम और लिखता हूं, अपने अलग से उतार लेंगे उनको। उनके बारे में अपने पास कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं ज्यादा, सुन लो इधर। एक डांस है रमणी। कौन सा डांस है? जो भीलों द्वारा किया जाता। किसके द्वारा? भीलों। एक डांस है शिकारी। कौन सा डांस है? ये करते हैं सहरिया। कौन करते हैं? एक डांस है मछली। कौन सा है? ये करते हैं बंजारे। किसका डांस है? एक डांस है झूमर। कौन सा डांस है? ये करते हैं गुर्जर।
रमणी किसका? बिलों का। शिकारी, मछली, झूमर। सिंपल पूछेंगे कौन करता है, बाकी इनके बारे में अपने पास ज्यादा जानकारियां उतार लो, ऐसे अलग से बॉक्स बंद कर लो। ये कोई प्री में कोई पूछ ले तो याद रहे। हाँ, अब ये बकवास की है, कुछ नहीं होता ऐसे। नहीं, कहीं कहाँ दिखा मेरे को? हाँ ठीक है, कल ले आके लेके आना आ जाना। वो नीचे जिस बुक में तू पढ़ रही है उन्होंने बकवास लिख रही है तो बात अलग है। नहीं भाई, किसी बुक में तूने क्वेश्चन देखा होगा, उसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें वो बकवास लिखी होती है, वो नहीं पढ़नी होती। नहीं आया हुआ तो बता देना मेरे को। हाँ है, श्रावण शुक्ल पंचमी को नहीं, कृष्ण पंचमी को मनाया जाए। कैलेंडर में गलत लिख देते हैं आजकल। हाँ नहीं, आजकल दोनों मनाते हैं, आप अखबार में देखेंगे बाकायदा वो कृष्ण को और शुक्ल को दोनों को मनाने लगे। मेरे समझ में नहीं आया इन्होंने चेंज कैसे कर लिया। यदि हम नाग पंचमी बाद में मनाते हैं तो निड्री नवमी पहले कैसे मना लेंगे? सिंपल सा बात है ना। तो ये दोनों जगह ही, कई जगह उसको कृष्ण को मना लेते हैं, कई जगह उसको कहाँ मना लेते हैं? शुक्ल। और वो कृष्ण को होगी तभी उसके बाद नेवले की पूजा होगी। आप पहले तो नेवले की पूजा कर रहे हो, फिर सांप की पूजा कर रहे हो। लिखो क्या, कौन कौन सी? रमणी किसका? बिलों का। शिकारी शहरियों, मछली और झूमर। अच्छा, एक अपना जो कालबेलियों का चक्री डांस है, उसको है ना यूनेस्को की साइट में शामिल किया हुआ है, पर वहां पर उसका नाम कालबेलिया, सॉरी चक्री डांस नहीं लिखा हुआ, वहां पे क्या लिखा हुआ है? कालबेलिया। कालबेलिया डांस ही नाम लिख लिया। कालबेलिया डांस का मतलब वास्तव में तो चक्री डांस है। कौन सा डांस है? पर बाद में उसको नाम कालबेलिया लिख दिया, तो अपने कालबेलिया डांस से ही पढ़ लेते हैं उसको। सुनना बात, कालबेलिया डांस यूनेस्को एक लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या नाम है? विश्व विरासत सूची। क्या बोलते हैं? और उस लिस्ट में इसको शामिल किया गया था 2010 में। कब किया गया? तो पूछे राजस्थान का कौन सा डांस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, कौन सा? तो राजस्थान सरकार को लगा अरे यार ये तो फिर सिखाना चाहिए लोगों को, तो हमने इसका ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। इसका ट्रेनिंग सेंटर है, ये आमेर के पास में अपने गांव पड़ता है, हाथी गांव। कौन सा गांव है? हाथी ज्यादा उस गांव में, इसलिए गांव का नाम है एलिफेंट विलेज। क्या नाम है? एलिफेंट विलेज। क्या नाम है? कहाँ है एलिफेंट विलेज? आमेर में हाथी थे, इसलिए आमेर की चित्रकला में हाथियों का चित्रण है। जहां हाथी होंगे वहीं हाथियों का चित्रण होगा। तो एलिफेंट विलेज में कौन सा डांस सिखाया जाता है? कौन सा डांस है? कालबेली। कालबेलियों के जो वाद्य यंत्र होते हैं हमने कई पढ़े हैं साथ साथ के अंदर, अपने वापस पढ़ लेते हैं उनको। पुंगी पढ़ा था हमने, बीन, बीन पढ़ा हमने, खंजरी, गुरालियो, डफ इनका ही होता है। अलगोजा लिख लो बोले, गुरालियो लिख दिया मैंने। ये इनके मुख्य मुख्य वाद्य यंत्र है भाई, बताओ कौन कौन से? गुरालियो, डफ और उतार लो। ऐसा कैसे उतार लो? जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। कालबेलिया डांस किस में शामिल किया हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कौन जारी करता है? यूनेस्को। इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पे? एलिफेंट विलेज। एलिफेंट विलेज कहां पे? आमिर। और इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? पुंगी, बीन, खंजरी, गुरहालियो, डफ और अलगोजा। एक साथ लिख लो ताकि थोड़े याद भी रहे। कहां गया तो रजिस्टर, कहां गया? भर गया?
उतार लिया। तो यूनेस्को की कौन सी साइट में शामिल किया हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। कब शामिल किया गया? ट्रेनिंग सेंटर कहां पे? एलिफेंट विलेज कहां पे है? आमिर। और इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? पोंगी, बीन, खंजरी, गुरालियो, डफ और अलकुच। किसके वाद्य यंत्र है? कालबेल। किसके हैं? कालबेल। पोंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बीन, पोंग से बजती है बीन भी। खंजरी, घन, कैसा है? घन। और सॉरी, खंजरी कैसा है? अवनद। कैसा है? अवनद। भाई सबसे छोटी डफली, डफली से बड़ी खंजरी, फिर आपका डफ, फिर आपका चंग, उसके बाद घेरा, उसके बाद गुरालियो कैसा है? गुरालियो करना कैसे? दांतों के बीच में लेके बजा देता है। डफ कैसा है? अवनद। और अलगोजा कैसा? सुशीर। तो तीन तो सुशीर हो गए, पुंगी, बीन और अलगोजा। कौन कौन से? पुंगी, बीन और अलगोजा। और आपका खंजरी और डफ कैसे हो गए? अवनद। और गुरालियो कैसा हो गया? याद रहेगी सारी बातें? चलो ये हो गए भाई डांस आपके। अब नया टॉपिक लिखो अपने। राजस्थान के लोक नाट्य। फोक थिएटर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक नाट्य। फोक थिएटर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक नाट्य। देखो टर्म लिखी है हमने नाट्य। क्या लिखा है? नाट्य। बेसिकली जिसमें तीन चीजें एक साथ आए तब उसको नाट्य बोलते हैं। संगीत, नृत्य और नाटक। क्या कहते? तीन चीजें एक साथ। म्यूजिक, डांस और ड्रामा। क्या कहते हैं एक साथ? क्या क्या बताओ दोबारा। आप नाचो भी, आप गाओ भी और आप एक्टिंग भी करो। ड्रामा मतलब एक्टिंग हो गया। आप एक्टिंग भी करो, आप डांस भी करो, आप सिंगिंग भी करो। तीनों एक साथ आए तब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नाट्य। बहुत पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, कोई सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर एक अपने विद्वान व्यक्ति हुए, उनका नाम था भरत। क्या नाम था? उन्होंने सबसे पहले नाट्य के बारे में एक बुक लिखी थी, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? तो भरत ने कौन सी बुक लिखी? और उन्होंने उसमें बताया कि नाट्य में तीन चीजें एक साथ आती है। क्या क्या तीन चीजें? संगीत, नृत्य, नाट्य। कौन कौन सी? इसके बारे में कौन बता रहे थे? कौन सी बुक में? किसमें? इसलिए भरतनाट्यम। भरत ने नाट्य के बारे में बताया, इसलिए क्या होता है? आप देखो भरतनाट्यम, कभी गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए आप। वो राजी होता है, नाराज होता है, मुस्कुराता है, शर्म आती है। एक्टिंग यही तो है। आप म्यूजिक भी चल रहा है, आप डांस भी हो रहा है उसमें, और साथ में उसमें एक्टिंग हो रही है। तो संगीत, नृत्य, नाटक तीनों एक साथ होते तब क्या बोलते हैं? मतलब म्यूजिक, डांस और ड्रामा। लिख लो। नाट्य बराबर क्या क्या तीन चीजें होती है नाट्य में? नाट्य बराबर संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, म्यूजिक प्लस डांस प्लस ड्रामा। संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, म्यूजिक प्लस डांस प्लस ड्रामा। तीनों को जोड़ोगे तब वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? नाट्य। भरत ने कौन सी किताब लिखी थी? लिख लो। भरत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत पुराने विद्वान हुए थे। भरत रोट बुक नेम्ड नाट्य शास्त्र। भरत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। भरत रोट बुक नेम्ड नाट्य शास्त्र। भरत ने कौन सी बुक लिखी थी? आपको याद हो तो मैंने संगीत के ग्रंथ लिखवाए थे। तो संगीत के ग्रंथ मैंने कुंभा लिखवाया था, और कुंभा का ग्रंथ लिखवाया संगीत राज। और संगीत राज के 5 भाग बताए। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश बताया था। उसका जो चौथा रत्न कोश था वो है नृत्य रत्न कोश। कौन सा है? उसमें भी इसी की जानकारी है। किसकी जानकारी है?
नृत्य रत्न कोश में बताया कि जब संगीत और नाटक नृत्य में जुड़ जाएंगे तब वो क्या बन जाएगा? नाट्य। तो कौन सी और किताब में नाट्य की जानकारी मिलती? देखो, कुंभा के नृत्य रत्न कोश में, इन नृत्य रत्न कोश ऑफ कुंभा, कुंभा के नृत्य रत्न कोश में, इन नृत्य रत्न कोश ऑफ कुंभा, कुंभा के नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन अबाउट नाट्य, इंफॉर्मेशन अबाउट थिएटर। नाट्य लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, कोष्टक में भले थिएटर लिख लेना इंग्लिश वाले। इंफॉर्मेशन अबाउट नाट्य इज गिवन, नाट्य की जानकारी दी गई है, नाट्य की जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन अबाउट नाट्य इज गिवन, याद रहेगी। तो भरत की बुक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। और कुंभा ने कौन सी लिखी? नृत्य रत्न कोश। और उसमें क्या जानकारी है? किसकी जानकारी है? इसलिए कुंभा की दो उपाधियां हैं। कुंभा खुद को कहता है नव्य भरत। क्या कहता है? कुंभा कहता है मैं नया भरत हूं। कुंभा क्या कहता है? पहले तो किसने दी थी इस बारे में जानकारी? भरत। आजकल मैं दे रहा हूं भाई साहब, तो मैं क्या हूं? नया भरत। या कुंभा की एक उपाधि और है, अभिनव भट्टाचार्य। क्या उपाधि है? अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब भरत, वो गुरु थे उस टाइम, आचार्य अपने आप, तो भरत को भट्टाचार्य भी कह सकते हैं। भरत आचार्य थे तो नाम क्या हो गया? भट्टाचार्य। तो कुंभा की दो उपाधियां कौन कौन सी? ये दो उपाधियां क्यों मिली कुंभा को? कुंभा को नाट्य की जानकारी। किसकी जानकारी है? कुंभा को नाट्य की जानकारी। इससे पहले नाट्य की जानकारी किसको? भरत। तो कुंभा कहता है मैं भरत के समान हूं, मैं नया भरत हूं। इसलिए क्या है? नए को क्या कहते हैं? भरत को क्या कह दिया? तो कुंभा की दो उपाधियां बताओ। अब कोई पूछेगा नाट्य की जानकारी के कारण कुंभा को कहा जाता है, याद रहेगा? लिख लो कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा। कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए? नव्य भरत और अभिनव भट्टाचार्य। दोबारा बताओ क्या क्या? अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, अब अपने एक एक नाट्य पढ़ते हैं। शुरुआत की जानकारियां दी। नाट्य में क्या क्या तीन बातें होती है? भरत कौन सी किताब में बताते हैं? कुंभा कौन सी किताब में बताता है? नृत्य रत्न कोश कौन सी किताब का भाग है? संगीत राज के कितने भाग है? नाम बोलो। गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। तो नाट्य रत्न कोश में, नृत्य रत्न कोश में उसने किसकी जानकारी दी है? नाट्य की। इसलिए कुंभा क्या क्या कहलाता है? नव्य भरत और अभिनव भरत। क्लियर होगी बातें आपके? अब एक एक पढ़ते हैं। पहला नाट्य लिखो आपने, तमाशा। पहला कौन सा है? तमाशा। ये बेसिकली महाराष्ट्र का लोकनाट्य। कहां का लोकनाट्य? अपने जयपुर में एक राजा आए थे, सवाई प्रताप सिंह। कौन राजा थे? हमने पढ़ा था, ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था, संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। देवर्षि ब्रिजपाल भट्ट की अध्यक्षता में राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी, पढ़ा था हमने। उसके दरबार में द्वारिकानाथ भट्ट थे जिन्होंने राग चंद्रिका लिखी। पूनिया राग ठिकाने के भीम सिंह के दरबार में राधा कृष्ण था जिसने राग रत्नाकर कौन सी लिखी? पढ़ा हमने प्रताप सिंह। उस प्रताप सिंह के टाइम में इसके एक बहुत अच्छे कलाकार थे, उनका नाम था बंशीधर भट्ट। क्या नाम था? इनको महाराष्ट्र से जयपुर लाए थे। कहां लेके? कहां लेके? महाराष्ट्र से। किसको? कौन लेके आया? सवाई प्रताप। तो बंशीधर भट्ट पहले कहां रहते थे? वहां क्या करते थे? तमाशा। क्या करते? फिर इनको कहां लेके आ गए? क्या करवाने के लिए? फिर जयपुर आके इन्होंने क्या किया? किसने? ये भट्ट परिवार आज भी अपने जयपुर रहता है। क्या करता है? तो भट्ट परिवार का काम क्या है? आलिया भट्ट क्या करे? यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र।
यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। इसके लिए फॉर इट, इसके लिए फॉर इट, इसके लिए फॉर इट बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। बंशीधर भट्ट को कहां से बुलाया गया? एक खुले मैदान में तमाशा करते हैं, उस मैदान को बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? लिखो, खुले मैदान में तमाशा का आयोजन किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। खुले मैदान में तमाशा का आयोजन किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। खुले मैदान में तमाशा का आयोजन किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड, जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा, जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा, जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा। आज जयपुर में थोड़ा मॉडर्न शहर था भाई, महिलाएं भी इस प्रकार के नाट्यों में भाग ले लिया करती। और जयपुर में एक अपने बहुत अच्छी डांसर थी, उसका नाम था गौहर जान। क्या नाम था? और हम पढ़ते हैं नाट्य में तीनों चीजें होती है, संगीत, नृत्य और नाट्य। तो डांस करने वाली महिला कौन थी? लिखो, जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान। गौहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान। गौहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान। गौहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। तमाशा में भाग लेती थी, परफॉर्म्ड इन तमाशा। तमाशा में भाग लेती थी, परफॉर्म्ड इन तमाशा। तमाशा में भाग लेती थी, परफॉर्म्ड इन तमाशा। अब नाट्य तो मतलब नाटक हो गए। नाटक का मतलब कहानियां होगी, तभी तो कोई नाटक होगा। तो कौन कौन सी कहानियों पे नाटक किए जाते हैं? लिखो, मुख्य कहानियां, मेन स्टोरीज। एक इनकी कोई कहानी है, जोगी जोगण की कहानी। और जोगी जोगण की कहानी पे होता है इनके होली वाले दिन। तो होली के दिन कौन सा तमाशा किया जाता है? कौन सा? जोगी जोगण। फिर एक तमाशा उनका हीर रांझा। हीर रांझा का नाम सुना ही है? और हीर रांझा का तमाशा होता है होली के अगले दिन। होली के अगले दिन। फिर एक तमाशा इनका होता है जुट्ठन मियां। और जुट्ठन मियां का तमाशा होता है शीतलाष्टमी को। कब आती है शीतलाष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी। फिर इनका एक तमाशा होता है गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा। गोपीचंद भर्तृहरि का नाम सुना होगा? वो जो भर्तृहरि थे, उनका तमाशा होता है चैत्र अमावस्या को। गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा।
तो जोगी जोगिन का तमाशा कब होता है? होली के दिन। हीर रांझा का तमाशा होली के अगले दिन। जुठन मियाँ का तमाशा शीतलाष्टमी के दिन। और गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा, भर्तृहरि का तमाशा कब होता है? चैत्र मास में। मैं ये कह सकता हूं होली से लेकर अगले 15 दिनों तक। वही बात आ गई, पूरा कृष्ण पक्ष है चैत्र का, तो होली से लेकर अगले 15 दिनों तक किसका आयोजन किया जाता है? तमाशा। कहां पे? जयपुर। तो होली वाले दिन कौन सा तमाशा? जोगी जोगिन। होली के अगले दिन, होली के 8 दिन बाद कौन सा? जुठन मियाँ। और होली के 15 दिन बाद गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा। कौन सा तमाशा? गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा। भर्तृहरि जो थे वो उज्जैन के राजा थे। कहां के राजा थे? उज्जैन के बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम क्या था? भर्तृहरि नाम करके राजा थे। और कहते हैं भाई राजा भर्तृहरि को एक बार एक सन्यासी मिले, और उन सन्यासी ने भर्तृहरि को कहा कि मेरे पास एक फल है, इसको जो खा लेता है वो अमर हो जाता है। और भर्तृहरि बड़े दयालु, बड़े प्रजावत्सल राजा थे, तो कि तुम खा लो तो तुम अमर हो जाओगे, तो युगों युगों तक प्रजा का ध्यान रखोगे, अपनी प्रजा के साथ अच्छा बिहेव करोगे। वरना राजा बीच में कोई बेलखना आ गया, प्रजा तंग होती है बेचारी, तुम खाओ यार, प्रजा तंग ही नहीं रहेगी। भर्तृहरि ने वो फल ले लिया, पर उन्होंने सोचा कि यार क्या करना है इतना लंबा जी के भी, दुनिया पितल दी है, कोई ज्यादा लेना देना, और मैं ये जो फल है ये मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं मेरी रानी को दे देता हूँ। और भर्तृहरि अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, रानी पिंगला, क्या नाम था? उन्होंने रानी पिंगला को दे दिया, रानी पिंगला तुम ये खा लो। रानी पिंगला सेनापति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो रानी पिंगला को लगा बस सेनापति युद्ध में जाता है, मर जाए कभी, ये नहीं मरना चाहिए, तो रानी पिंगला ने वो किसको दे दिया? सेनापति दासी से बहुत प्यार करता था, तो सेनापति वो फल किसको दे देता है? दासी बेचारी भली महिला थी, उसको लगा मैं तो वैसे दासी हूं, नौकरानी का काम करना पड़ता है, और मेरे को लंबा जी के क्या करना है? राजा कितना दयालु आदमी है, और क्यों ना हमारा राजा ये खाए। वो बेचारा राजा के पास गया, कहा राजन मेरे पास एक फल है, इसको जो खाता है वो अमर हो जाता है, प्लीज राजन आप ये फल लीजिए। राजा ने फल देखा, और राजा को लगा कि ये दुनिया, ये महफिल काम की, और राजा सन्यास धारण कर लेता है। राजा भर्तृहरि सन्यासी बन गए थे। क्या बन गए थे? क्या महान राजा हुए थे भर्तृहरि, जिन्होंने शानदार किताबें लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। कौन कौन सी किताबें? नीति शतक, श्रृंगार शतक। एक राजा इसने श्रृंगार पे भी लिखे और वैराग्य पे भी लिखी, जो प्रेम पे भी लिखे और सन्यास पे भी लिखे। वो राजा कौन था? भर्तृहरि। कौन थे? भर्तृ। और भर्तृहरि बन जाते हैं सन्यासी, और भर्तृहरि अपने छोटे भाई को राजा बनाते हैं। छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य शकों को हराता है। किसको हराता है? शकों के आक्रमण हो रहे थे, शकों को हराता है, और जिस दिन शकों को हराता है उस दिन को बोलता है एक एक एक। क्या बोलता है? विक्रमादित्य का संवत और विक्रमी संवत। कौन सा संवत है? विक्रमादित्य ने चला, इसलिए कौन सा हो गया? तो विक्रमादित्य किसके छोटे भाई थे? भर्तृहरि के छोटे भाई थे। भर्तृहरि कहाँ के राजा थे? और भर्तृहरि के जो मामा जी उनका नाम है गोपीचंद। क्या नाम है? गोपीचंद भी संन्यास धारण करते हैं। तो गोपीचंद जब संन्यास धारण करते हैं तो गोपीचंद अपनी माता के पास जाते हैं। माता का नाम था मेनावती। क्या नाम था? और जाके संन्यास धारण किए हुए गोपीचंद ने जाकर माता मेनावती कहा कि माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे क्या प्रदान करो? भिक्षा। माता मेनावती ने कहा कि गोपीचंद मैं तुम्हें भिक्षा नहीं, तुम्हें शिक्षा दूंगी। गोपीचंद ने कहा हाँ माते, मैं तुम्हारी शिक्षा को भी भिक्षा समझकर ग्रहण करूंगा। क्या शिक्षाएं है आपकी? कि गोपीचंद मेरी 2 शिक्षाएं हैं। प्रथम शिक्षा यह है कि आज के बाद जब भी खाना खाना तो हमेशा 56 भोग खाना। दूसरी शिक्षा यह है आज के बाद जब भी सोना तो हमेशा मखमली गद्दों पर सोना। गोपीचंद मुस्कुराए। गोपीचंद ने कहा कि माते मजाक मत उड़ाइए, मैंने सन्यास धारण किया है, सन्यास में तो ये भी पता नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भिक्षा मांग मांग के खाना होता है, कभी किसी गांव वालों ने नहीं खिलाया, कभी जंगल में रात हो गई गांव पहुंच नहीं पाए तो भूखे रहेंगे, तो कहां 56 भोग माते। और जहां तक बात है मखमली गद्दों की, ये छोड़ के तो सन्यास धारण कर रहे हैं। हम तो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, घास फूस में पता नहीं कहां कहां रहेंगे, तो मखमली गद्दे कहां नसीब होंगे। माता मेनावती ने कहा कि गोपीचंद तुम शायद मेरी शिक्षाओं का मर्म नहीं समझ पाए हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि खाना तभी खाना जब बहुत भयंकर भूख लगे, उसमें जो कुछ खाओगे वो क्या लगेगा? 56 भोग। ये नहीं कि दिन में सारे दिन चरते रहो। सन्यासी तभी खाए जब बहुत भयंकर भूख लगे, तो जो कुछ खाएगा वो क्या लगेगा? मेरी दूसरी शिक्षा है सोना तभी जब निढाल हो जाओ, थक के चूर हो जाओ, उस समय कंकड़ पत्थर घास फूस कांटों पे भी सोओगे तो क्या लगेंगे? मखमली।
ये शिक्षाएं तुम्हारे लिए भी है। सारे दिन नहीं चरना, खाना तभी खाना जब बहुत भयंकर है, तब पीजी वाला खाना भी क्या लगेगा। अब तुम पहले कुरकुरे खा लेते और बाद में कुछ और बिस्किट चर लेते, और अब बाद में वो पीजी वाला देख देख क्यों देखते हो, हे भगवान ये किससे खाया जाएगा। हाँ, कोई हो बोले आलू दाल कुछ ही बनाओ, पीजी वाले अपने तरीके का ही बनाते हैं उनका, तो वो देख कर आपको लगता है यार ये तो किससे खाया जाएगा। इसलिए बाकी चीजें यदि नहीं खाओगे तो वो भी क्या लगेगा, अच्छा। अब तुम यहां से 1 बजे जाते हो, 1 बजे जाते ही पड़ जाते हो, खाना खाया, रोटे खाए, रोटे खा के सो गए, फिर 5-1 बजे उठते हो तुम यूं, फिर 2-1 घंटे इधर उधर चाय की थड़ियों पे, तुम लड़के सारे चाय की थड़ियों पे बैठे रहते हो, वहां से घूम के आते हो और 7-8-7-1 बजे आके वापस खाना खा लेते हो, फिर ले दे के 9-9:30 तक तुमसे पढ़ा जाता है, 9:30 बजे वापस सो जाते हो। ये ऐसे नहीं करना, सोना तभी जब बहुत भयंकर। फिर आप कहते हो कि सर मैं 10 बजे सो जाता हूं पर मेरे को नींद तो 12 बजे तक भी नहीं आती है सर, सारी रात बदलते रहे करवटे हम टाइप का फील आता है सर। तो अब जब नींद का समय नहीं हुआ और जाके पड़ जाओगे तो नींद कैसे आएगी। इसलिए नींद तभी लेनी जब बहुत भयंकर नींद, बहुत आपका दिन भर यदि सोए हुए नहीं हो, दिन भर पढ़ाई की हुई है, थक के निडाल हो रखे हो, मैं तो भाई साहब आप बिस्तर पे जाओ, विदिन 10 सेकंड नींद आएगी। और आपको यह भी नहीं हो, होश नहीं रहेगा सुबह तक। सुबह जब अलार्म बजेगी तो आपको लगेगा मैं पता नहीं कितने सदियों की नींद पूरी करके उठाऊं, है ना। वरना अब यूं ही सोए हुए होते हैं तो रात को 3 बजे भी जाग खुलती है, और फिर 3 बजे खुल गई, वॉशरूम जाके वापस आए ना, वापस नींद नहीं आ रही है, फिर किधर मोबाइल छेड़ते हैं, वो तरंगे और आंखों में जाती है, फिर वो और ही नींद नहीं आने देती। इसलिए एक तो खाना खाने से सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल साइड में रख दिया जाए। मोबाइल 2 घंटे पहले तो इस्तेमाल करना ही नहीं। अपने ज्यादा तो नींद नहीं आने का कारण ही मोबाइल है, वो तरंगे आंखों को प्रभावित करती है, नींद नहीं आती। इसलिए घंटा भर 2 घंटे तो आपसे नहीं छूटेगा। आपके हाथ से 2 घंटे फोन अलग कर दिया जाए, आपकी सांस निकल जाए, है ना। आप क्लास में बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा देख लेते हो कि रोहित शर्मा ने कितने रन बना दिए, है ना। तो तुमसे पूरा तो नहीं छूटेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि आज आधे घंटे पहले छोड़ देना, कल थोड़ा 45 मिनट, 1 घंटे, फाइनली कितने पर पहुंचोगे 2। 11 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे बाद फोन के हाथ, 9 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे बाद फोन के हाथ। जिस टाइम भी आप सोते हो उसे 2 घंटे पहले फोन बंद कर दिया जाए। तो भर्तरी वाली गोपीचंद वाली शिक्षा हमको सबको माननी है, बात समझ में। खाना तभी खाना जब, सोना तभी जब भयंकर। तो गोपीचंद भर्तरी हरि का तमाशा कब होता है, कब होता है, चैत्रीय माह और शीतलाष्टमी को, और होली के अगले दिन, और होली वाले दिन। लिखो मुख्य कलाकार, लिखो फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, और वासुदेव भट्ट। क्या क्या नाम बताओ। क्या क्या नाम है, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। क्या क्या नाम है, फूलजी भट्ट, मतलब कुल मिला के भट्ट परिवार है जो तमाशा का आयोजन। अभी भी सचिन है मेरे अच्छे दोस्त है, तो वो यहाँ अपने जो रविंद्र रंगमंच है इस पर वो कई बार उनका आयोजन जब भी होता तमाशा होता तो मेरे को भेजते रहते हैं, सर इस बार है आप आना। तो मैं शाम को लगभग 6 बजे के आसपास होता है, मेरी लगभग क्लास रहती मत नहीं गया, पर मैंने एक बार किसी बैच में सुबह वाले बैच में बोल दिया था कि यार आज कालिदास जी पे तमाशा, कालिदास हुए एंशियंट वाले कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम जिन्होंने लिखी थी, तो उन पे तमाशा था। तो मैंने बच्चों को कहा यार चले जाना, रविंद्र रंगमंच पे है, मेरे पास इन्विटेशन आ रखा, तो मेरे को पता है मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम चले जाना वहां पे। तो बच्चे दूसरे दिन आके बताते अरे सर शानदार एक्टिंग होती है, शानदार तमाशा होता है। आप भी कभी आपको समय मिले तो क्या देखने जाओगे, तमाशा। क्या देखने जाओगे, ये जो अपने जैसे भास्कर के साथ सिटी भास्कर आता है,
पत्रिका के साथ सिटी पत्रिका आता है, उसको कभी देखा करो, उसमें लिखा आता है आज रविंद्र रंगमंच पे इतने बजे तमाशा का आयोजन किया जाएगा, आज इस सब्जेक्ट पे तमाशा होगा, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो दिलीप जी भट्ट, सचिन भट्ट अभी तक भी तमाशा का आयोजन करते, वो भट्ट परिवार ही है जो तमाशा का आयोजन करता है। ठीक है, अगला लिखो गौरी। अगला लोकनाट्य कौन सा? मैंने गौरी डांस पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था गौरी डांस, किसका था? कौन से क्षेत्र में? सेम मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों का जो लोक नाट्य है वो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? गौरी। लिख लो, मेवाड़ क्षेत्र में, इन मेवाड़ रीजन, मेवाड़ क्षेत्र में, इन मेवाड़ रीजन भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर, भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर, भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, वही सेम दो तीन बातें। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन, यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। तथा क्या लिखेंगे आगे? तथा 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। ये ना भील राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है, राजस्थान की ओल्डेस्ट ट्राइब यदि कोई है तो कौन सी है? भील। तो भीलों का नाट्य राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य हो जाएगा। लिखो, यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज एन ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज एन ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज एन ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। यह क्या? राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य। अच्छा, प्राचीनतम में तो अपने कहते हैं भाई महान, हमारा अच्छा लोकनाट्य है सबसे अच्छा। और अपने यहाँ कोई चीज अच्छी होती है उसकी तुलना करते हैं सुमेरु पर्वत से। किससे? अपने पुराने पुराणों में एक पर्वत का बार बार जिक्र आया, उस पर्वत का नाम क्या है? सुमेरु। और हमने कहा हमारा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सुमेरु। यहां तक भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन यदि तुम मुझे पर्वत समझता है तो मैं कौन सा पर्वत हूं? कौन सा पर्वत हूं? सुमेरु। धीरे धीरे सू तो हट गया, अपने वो पर्वत हो गया मेरू। कौन सा हो गया? मेरू पर्वत, मेरू पर्वत। तो अपने यहाँ पे बाद में पहाड़ों का नाम ही मेरू हो गया, अपने पर्वत को क्या बोलने लगे? मेरू। इसलिए अजय ने मेरू पर गढ़ बनवाया, इसलिए अजय मेरू गढ़। क्या नाम हो गया? अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू करते करते अजमेर हो। जयसल ने मेरू पर गढ़ बनवाया, तो जयसल मेरूगढ़, जयसल मेरूगढ़, जयसल मेरूगढ़ करते करते क्या हो गया? तो यदि किसी भी शहर के पीछे मेर लगा हुआ, इसका मतलब पहाड़ पे है। किस पे? मेर। जैसलमेर, अजमेर, इसका मतलब किस पर बने हुए? पहाड़ पे बने हुए। यदि किसी शहर के पीछे लगा हुआ है पुर, जयपुर, भरतपुर, है ना, जोधपुर, उदयपुर, इसका मतलब चारों तरफ परकोटा है, चार दीवारी। चार दीवारी वाले शहर क्या कहलाते थे? पुर। वह शहर पुर से घिरा हुआ था। पुर से घिरा हुआ था मतलब किससे घिरा हुआ था? चार। किसी शहर के पीछे लगा हुआ नेर, जैसे सांगानेर, बीकानेर, भटनेर, नेर लगा हुआ है। नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है? बीका का नगर, बीकानेर। सांगा का नगर, सांगानेर। भटियों का नगर, भटनेर। फिर बाद में नेर की जगह लगाना नगर कर दिया शुरू। पहले पुराना वर्ड नेर था, बाद में क्या हो गया? नगर, इसलिए गंगानगर। भाई ये बहुत मॉडर्न सिटी है गंगानगर, तो अब अंग्रेजों के टाइम में बसी, तब तक नेर का प्रचलित नहीं था। गंगा सिंह का नगर है, इसलिए नाम क्या हो गया? विजयनगर, गंगानगर, इस प्रकार के हो गए। ये मॉडर्न है। पहले नाम ज्यादातर होते शहरों को क्या बोलते? नेर पहाड़ पे बनाते तो मेर, परकोटे वाले बनाते तो पुर। इस प्रकार के आपके शहरों के नाम मिलेंगे। तो अपने कहते हैं कि भाई किसी की भी तुलना करनी है तो उसकी तुलना कर दो मेरू पर्वत से। किससे कर दो? तो मैं कह दूं कि भाई साहब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का मेरू है। मतलब अमिताभ बच्चन जिस प्रकार पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत मेरू, अमिताभ बच्चन सबसे, सॉरी, बॉलीवुड में सबसे ऊंचा कौन? अमिताभ। मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मेरू है, मतलब क्रिकेट के अंदर सबसे ऊंचा आदमी कौन? सचिन तेंदुलकर। किसी के भी जो, मैं लता मंगेशकर संगीत की मेरू है,
मतलब लता मंगेशकर की तुलना मैंने किससे कर दी? मेरू पर्वत। लोकनाट्यों का मेरू गौरी है, लोकनाट्यों का मेरू गौरी, इसलिए गौरी का नाम ही पड़ गया मेरू लोकनाट्य। क्या नाम पड़ गया? देखो, इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर। इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर। क्या कहा जाता है इसे? मेरू लोकनाट्य। समझ गए ना क्यों कहते हैं? भील ऐसा मानते हैं कि हमारा ये लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। कौन सी कहानी पर? लिखो, यह लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। दिस फोक थिएटर इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। यह लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। दिस फोक थिएटर इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। यह लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। दिस फोक थिएटर इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। असुर का मतलब होता है राक्षस। असुर का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब राक्षस। कहते एक बार को एक राक्षस था, उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की, भगवान शिव राजी हुए और भगवान शिव ने कहा भाई मांग राक्षस, मांग, असुर जो मांगेगा मिलेगा। और असुर ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूं और वो जल के, शिव जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा पक्का, मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूंगा जल के भस्म हो जाएगा। शिव जी ने कहा मैंने कहा पहले इस्तेमाल करो। तो उसने कहा किसके रखूं, किसके रखूं, किसके रखूं, और तो कोई दिखा नहीं, सामने शिव जी खुद ही खड़े थे। उसने कहा आपके रखूंगा मैं अब सिर पे हाथ। शिव जी ने चप्पलें हाथ में ली। अब शिव जी भगवान आगे आगे, असुर उनके ऊपर। भगवान विष्णु ने देखा कि यार अपने दोस्त को तो आज असुर ने भगा रखा है, और भगवान विष्णु ने कहा नहीं भाई की सहायता की जाएगी। और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। कौन सा रूप? एक सुंदर सी लड़की बन के आए और बीच में मोहिनी मतलब मोहित करने वाला रूप, और बीच में आके डांस करने लग गए। शिव जी को तो ना डांस दिखा ना डांसर दिखी। मौत पीछे आती है तो भाई साहब कुछ भी दिखता। शिव जी तो पास से क्रॉस कर गए। राक्षस की नजर पड़ी, राक्षस को लगा वरदान तो बाद में ट्राई कर लेंगे, टिप टिप बरसा पे पानी पे डांस का मौका कब कब मिलेगा। तो वो साथ में डांस करने लग गया। अब भगवान विष्णु का रूप ही कौन सा? वो मोहिनी। तो अब मोहित करना है तो अब भगवान विष्णु ने एकदम उसको मोहित किया। अब भगवान विष्णु डांस करते करते बैठ जाए तो राक्षस भी बैठ जाए, वो खड़े हो जाए तो राक्षस भी खड़ा हो जाए, हाथ इधर करे तो राक्षस भी हाथ ऐसे कर ले। ऐसे करते करते भगवान विष्णु ने सिर पे हाथ रखा, राक्षस ने भी अपने सिर पे हाथ रखा, जल के भस्म हो गया। वह असुर जो खुद ही भस्म हो गया वो क्या कहलाया? क्या कहलाया? अब आप क्या करते हैं? केवल कहानी सुनते हैं, उसके बाद उस चीज को भूल जाते हैं। प्लीज इन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। आप कभी पर्यावरण पे लेख लिख रहे हैं तो आप लिखिए कि आजकल मनुष्य भस्मासुर बन चुका है, उसने पर्यावरण को हानि पहुंचाई, अब इसलिए उसको हानि पहुंचाई जा रही है। खुद का नुकसान करना है ना। आप कभी लिखिए कि सरकार की फलानी योजना या ये काम जो किया गया था ये भारतीय लोगों के लिए या भारत की जनता के लिए क्या साबित हुआ? भस्मासुर साबित हुआ। सरकार ने योजना भले के लिए चलाई थी, उल्टा हो गया लोगों का, इसलिए योजना क्या साबित हो गई? इसलिए शब्दों को केवल पढ़ना नहीं होता है, उनके अर्थ भी यूज में लेने होते हैं। हमने आज सीखा कि कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। क्या है? मैंने बताया अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब, आप जब भी लिखते हैं कि अभी भारत सरकार ने नई योजनाएं शुरू की, इस बार लिखना ना अभिनव योजनाएं शुरू की है। स्टूडेंट कहता है सर बाकी से अलग कैसे करूं? ऐसे तेरे को शब्द आते हैं पर तेरे को जब अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है तभी अभिनव याद आता है, तब तक तेरे को अभिनव भट्टाचार्य के बिना अभिनव कभी भी याद आता। भस्मासुर की कहानी तो पूरी सुना देगा पर भस्मासुर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। पर्यावरण पे लेख लिखिए। आप महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हैं, आप लिखिए मध्यकाल में हमारे यहाँ कन्यावत जैसी प्रथा प्रारंभ हो गई थी, वो समाज के लिए भस्मासुर बन चुकी थी। भाई समाज दो पहियों पे चलता है, एक पहिया ही आप पंचर कर दोगे, एक पहिया ही गायब कर दोगे, समाज कभी भी ढंग से चल नहीं पाए। आप उसको और लिखिए कि कन्यावत जैसी प्रथाओं ने समाज में भस्मासुरी व्यवस्था उत्पन्न कर दी थी, या समाज खुद ही भस्मासुर बन चुका था, इसलिए भारतीय समाज का नारीत्व अवरुद्ध हो गया था। समाज में दो पक्ष होते हैं, एक पुरुष और एक नारी। एक होता है पुरुषत्व है, एक क्या होता है? नारीत्व। समाज में साहस, वीरता ये गुण आते हैं पुरुषत्व से, ममता, प्रेम, करुणा ये सब किसे आते हैं? नारीत्व से। पर जब हमने नारियों पे इतनी सारी व्यवस्थाएं थोप दी तो समाज का नारीत्व क्या हो गया था? अवरुद्ध।
इसलिए 18वीं और 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज रुका हुआ समाज था, जो समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे हमने महिलाओं से संबंधित सामाजिक सुधार किए, समाज का नारीत्व जो अवरुद्ध था वो खुला, धीरे धीरे भारतीय समाज आगे प्रगति करने लगा। आज हम देखते हैं कि लड़कियां भी ये जो आगे बात आप लिखते हो सेम की सेम बात है, पर इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तभी तो होगा। आप क्या करते हो, केवल चीजों को सुनते हो, उन पे ताली बजा लेते हो, बाद में आपके दिमाग में नहीं आता कि यार ये वर्ड भी यूज में लिया जा सकता है, क्योंकि वर्ड बार बार यूज में आने चाहिए। आपका जो सर हिंदी कैसे सुधरे, सर हमारी भाषा कैसे सुधरे, जब उन चीजों पर ध्यान दिया जाए। बोली बड़ी बात आपके। तो आपसे जब भी कोई लेख लिखो, भस्मासुर एक बार तो आना ही चाहिए, किसी का लेख हो, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हमेशा सोचना कि आज मैंने कुछ नया सीखा है, अगले 3 दिनों में इसका यूज होना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ ऐसा पक्का लिखूंगा जहां पर इस शब्द का इस्तेमाल कर लूंगा। जब तक शब्द इस्तेमाल में नहीं आते, याद नहीं रहते। जब शब्द इस्तेमाल में आने लग जाएंगे, हमारी याद होने लग जाएंगे। इसलिए हिंदी की आपकी क्लासेज हो जाती है, फिर भी आपको हिंदी नहीं आती। इंग्लिश की क्लासेज हो जाती है, फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि आप वो क्लास वाला उतना ही घर पे जाके पढ़ लेते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते कहीं भी। हिंदी वाले सर, इंग्लिश हो गई आपके, होगी। अब इंग्लिश में सर ने बताया इडियम फ्रेजेज याद करनी है, आपने बस वो याद कर ली, पर वो याद नहीं रहती क्योंकि हम उनका इस्तेमाल ही नहीं करते। वरना हम इडियम फ्रेजेज याद करते हैं, उसमें हमने लिखा कि एक इडियम फ्रेजेज है, कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना, है ना। अब आप कभी बारिश हो तो आप मन ही मन बनाए ना, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, आज मूसलाधार बारिश हो रही है ना। उसमें कोई पढ़ेंगे आप, शायद एक है 6th and 7th, अस्त व्यस्त होना, है ना। तो आप कभी बनाइए कि भाई मेरा कमरा अस्त व्यस्त है, तो आप उसमें 6th and 7th का प्रयोग कीजिए। आप खुद ही मन ऐसे सेंटेंस बनाइए, धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगा, आपके रूटीन में जाएगा तो अगली बार लिख लोगे। पर आपने उससे संबंधित एक भी वर्ड नहीं बनाया। अब वर्ड नहीं बनाया तो इडियम कैसे याद रहे। वर्ड बनेंगे। मैं कहता हूं इंग्लिश तो सबसे सरल भाषा है। यदि कोई लगातार 30 दिन तक डेली शाम को 30 मिनट पढ़ ले, या 30 छोड़िए 15 मिनट, कि 15 मिनट और कुछ ही नहीं पढ़ना, कि टेंस आते हैं, टेंस मोटा मोटा अपने को सबको आते हैं, इजेमार लगाने आए, उनके इजेमार के बाद आईएनजी आएगी, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, इतना थोड़ा सा पता रहे, या ही सी इट लगाया वहां पे ऐसे एस का प्रयोग करना है, बाकी के साथ आई वी दे यू लगाया उसके साथ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सब कुछ पता हो। फिर यू ही रैंडम बनाइए, 15 मिनट तक बैठ के वर्ड बनाना सीखिए। कि आज हमने लिखा था यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है, इसकी बना ले। हिंदी वाला जो पढ़ रहे हैं उसकी वापस बनाने की कोशिश कर ले। यूं कुछ देखे कि अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, बनाइए। पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश में भी हमारे साथ पंगा है कि हम इंग्लिश जब पढ़ते हैं तब अपने वो सिंपल सेंटेंस से पढ़ते हैं, और कोई मास्टर वैसे ही पढ़ाएगा, राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती है, अपने सेंटेंस भी वही दिमाग में। न तो कभी सीता को बाजार भेजते हैं, ना कभी राम से खाना बनवाते हैं। भाई कभी तो ना कि सीता बाजार जाती है, सीता शॉपिंग करके लाती है, राम खाना बनाता है। और क्यों राम और सीता, क्यों? राम जी भगवान वे थे, उनसे क्या बाजार भेज रहे हो उनको? राम जी को, राम जी महाराज रेस्ट करो, आप आपने दूसरा लिखो ना, राशिद बाजार जाएगा, संजीव खाना पकाएगा, खुद का नाम लिखो, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं की जगह खुद का नाम लिख लो उसके अंदर, तो आप नई चीजें सीख पाएंगे, वरना तो वहां पे स्टिल हो जाएंगे। मैं अभी मेंस वाले बच्चे मेरे पास आए को एक दिन, और उन्होंने हिंदी मीडियम के बच्चे, तो उनका सर इंग्लिश कमजोर है बहुत ज्यादा, और क्या करें सुधारने के लिए? तो नॉर्मल तरीके होते हैं, मैंने कहा यार ये पढ़ लो ये पढ़ लो। उनका सर ये तो कर कुरा लिए, पर नंबर तो फिर भी नहीं आ रहे। और सबसे भयंकर समस्या तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में। अब सर ने तो कह दिया इस पे पर्यावरण पे लेख लिखो, पल्लवन लिखो, पर लिखें कैसे सर? सेंटेंस नहीं बनते। मैंने उनको रैंडम यूं कहा कि यार 10 वर्ड लिख लेना कल महिला सशक्तिकरण पे, गलत सलत जैसे लिखे जाए लिख के लाना आप। तो अगले दिन लिख के लाए बच्चे, 2-4 कमियां निकली, हमने बैठ के कमियां निकाली, कर ये गलत है देखो, इसके बाद ये नहीं लगाना होता, इसके बाद ये नहीं लगाना होता। हाँ सर ये तो है। दूसरे दिन और लिख के लाए, दूसरे दिन और को टॉपिक दे दिया कि यार भारत की शिक्षा व्यवस्था, इस पे लिख लेना, नई शिक्षा नीति आई है। और सिंपल सेंटेंस बनाने, कोई सेंटेंस टफ नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल। हाल ही में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है, इसके माध्यम से भारतीय बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। इस शिक्षा नीति से नए परिवर्तन किए गए हैं, इन परिवर्तनों के तहत अब बीए के अंदर इस प्रकार से सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। नए चेंज किए शिक्षा नीति, उनको याद है वो बेंच दे रहे हैं। मैंने कहा दे रहे, और जो सेंटेंस टफ लगे छोड़ देना, काट देना, कि मैं सिंपल बनाऊंगा, दूसरा बनाना है उसकी जगह, पर 10 सेंटेंस लिखना। और अगले दिन 10 और लिख के लाए। हमने थोड़ी सी और कोई गलतियां निकाली कि यार ये देखो, ये इजेमार यदि पैसिव वॉइस में आएगा ना तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म चली जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जिसमें सेंटेंस में आपको लगता हो कि सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में बना दो।
सब्जेक्ट है तब तो एक्टिव काम करेगा, सब्जेक्ट ही नहीं हुए तो किस में चला जाएगा, पैसिव। थोड़ा सा यूं उस पे किया, वो यूं 10-15 दिन बाद में तो ढंग से लिख रहे थे, यार दो अब तो कुछ ही दो, लिख के लाएंगे। अब मेंस में वरना 80 में से नंबर आते हैं अपने 8, 12, 16 इतने नंबर आते हैं इंग्लिश में। मैंने कहा थोड़ी सी पढ़ ली, अब नंबर आ जाएंगे 30, 35, मतलब एक सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा लिए 20। पहले हम 15 कर रहे थे, अब कितने लेके आए, एक सब्जेक्ट में 20 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, बढ़ते नहीं किसी में। कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हिस्ट्री में नंबर आए 45, 75 में से अब आप 65 कभी नहीं कर पाओगे, कि 75 में से 65 कभी नहीं आएंगे। घटिया भी होती है तो भी बंदे के 35, 30, 35 नंबर आ ही जाते हैं। अच्छी नहीं भी, ठीक ठाक सी थी, इतने में नंबर आ गए। वो गैप उतना सा मार्जिन रहता है, जबकि हिंदी इंग्लिश वाला मार्जिन ज्यादा होता है। ये का ये हिंदी आपके, मैं कहता हूं शब्द युग्म याद कर लिए बच्चे ने, वो शब्द युग्म याद कर लेता है। मैं कहता हूं यार ये एक जैसे शब्द होते हैं, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, इस प्रकार के कोई और याद कर लिए जाए, वो याद कर लेता है। अब उसमें वो याद करता है कि भाई वर्ड दिया हुआ लघु काय है ना, लघु काय क्रिस काय तो एक ही होता है। वर्ड क्रिस में से बड़ा पूरा होता है कि पूरा, पक्का देख लेना घर पे जाके, और है ना क्रिस काय। अब क्या होता है क्रिस काय का मतलब, अरे क्रिस का मतलब होता है तिनका, क्रिस का मतलब होता है तिनका, घास का तिनका। तो घास का तिनका पतला होता है मोटा होता है, तो काय मतलब काया शरीर, तो जिसकी काया घास के तिनके जैसी हो। अपने को पतला सा होता, अपने नहीं कहते अरे एकदम यूं सिंकड़ा हो रखा है एकदम। सिंक, सिंक मतलब झाड़ू, झाड़ू की जो सिंक होती है, तो वो घास के तिनके को क्रिस बोलते हैं। हमारी कहानी है कि सीता जी के लव हुआ था। एक दिन सीता जी काम कर रहे थे, वाल्मीकि जी को कहा लव का ध्यान रखना, वो लव का ध्यान रखना भूल गए, लव इधर उधर हो गया कहीं पे, और उनको लगा अरे यार बच्चा चला गया, सीता जी आते मेरे से पूछेंगे कहाँ गया लव, इसलिए कहते घास के तिनके से एक और बच्चा बनाया, घास के तिनके से बनाया इसलिए कुछ, वैसे दो है लव और कुछ, वैसा वैसा बना दिया इसलिए हम सकल थे। हमारी तो ये कहानी है। अब ये कहानी भी सुनी हुई है, हमारा कुछ का नाम भी सुना हुआ है, पर हम इस वर्ड को ही नहीं जानते, क्योंकि हमने उस पर दोबारा कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दे तो इस प्रकार की चीज आ जाए, थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देंगे तो अपने आप चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो अगली बार जब कभी भी ऐसे किसी वर्ड का इस्तेमाल करना हो तो आप लिखो ना लघु का है, क्रिस का है। हमेशा हम क्यों लिखें कि वह छोटे कद का है, वह कमजोर शरीर का था, अब लिखो ना वह लघु का था। एक तो 3 शब्द खा गए, वह छोटे शरीर का था, तो छोटे शरीर का 3 शब्द, इसकी जगह वह लघु का था। छोटे शरीर का 3 की जगह एक वर्ड है। स्टूडेंट कहता है सर छोटा कैसे कर दूं, मेरे तो बड़ा हो जाता आंसर। तू भाषा सीख, सर आपने तो बहुत बड़ा लिखवाया था, अब इसको 50 शब्दों में कैसे कर दूं। हिंदी सीख पहले, हिस्ट्री का आंसर बाद में लिखना सीखेगा। वो कैसे सीखूं, अखबार पढ़ लिया कर, उसके अंदर 2-4 नए वर्ड मिलेंगे, उन 2-4 वर्ड का इस्तेमाल कर, बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर। बार हम पढ़ते हैं यूं, कोई वर्ड पढ़ते हैं कि हम कहते हैं कि यह व्यवस्था वातावरण के अनुकूल नहीं थी, है ना, यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इस बार लिखना वातानुकूलित। वातावरण के अनुकूल की जगह एक है ना, केर अनुकूल दोनों खाजा मिला दे, अगले के तो सेंटेंस एक ही हुआ, अगले के तो वर्ड एक ही हुआ। अब संक्षिप्तकरण कीजिए, 1/3 होगा बाकायदा, जिस दिन हम शब्द एक साथ लिखना सीखेंगे। पर न तो हमें शब्द आते, जब शब्द ही नहीं आते तो उनको एक साथ लिखना ही नहीं सीख पाते। लिखना सीखेंगे, शब्द आएंगे, तो इस प्रकार की चीजें होने लग जाएगी। तो आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देना सीखिए। अखबार पढ़िए डेली, अखबार में क्या पढ़े, आप तो कुछ भी पढ़िए। पहले जब मैं किसी को कहता अखबार पढ़ी तो मैं उसको कहता करंट के लिए पढ़, तो मैं कहता भाई करंट में, वो कहता सर करंट में क्या पढ़ूं, तो मैं उसको कहता देश विदेश वाली खबरें पढ़ाकर, इकोनॉमी की खबरें पढ़ाकर, ऑडिटोरियल पढ़ाकर, खेल पेज पढ़ाकर, फ्रंट पेज पढ़ाकर। मैं आपको तो कहूंगा कुछ भी पढ़िए। आप तो ये भी पढ़िए कि टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 7 मरे 8 घायल, ताकि आपको लिखना है कि टेम्पो में मैं कहां लगता है। आपको नहीं आता ये कि वो बिंदी कहां लगती है, आपको लिखना है कि ट्रेलर कैसे लिखा जाता है। आपको पता चले कि भर्तृहरि, हम इसको भर्तृहरि क्यों बोल रहे हैं, एक रह ऊपर है एक रह नीचे है। यह है वो नाम, वो भर्तृहरि है, इसलिए तय के एक ऊपर गया एक नीचे आया, हम उसको बोल रहे हैं भर्तृ, फिर तो एक ही बोला, एक रही खा गए हम तो उसका। हम बोलेंगे सीखें, गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है। मैं भी इसको खूब साल तक भर्तृ बोलता था, पर फिर पढ़ते हैं तो लिखते हैं यार एक तो ये बोलना ना, भरत री हरि, भय रे तय री,
तब सीखेंगे जब इस्तेमाल करेंगे। इसलिए थोड़े से इन चीजों के प्रति सीरियस रहा कीजिए। आप केवल, मुझे लगता है कि यार फिर कहानी सुनाने का मतलब ही क्या हुआ, भस्मासुर की कहानी तो आपको आती थी, मैं इसमें क्या नया बताऊं, पता ही वैसे ही पता चलता है, सिर रख लिया भस्म हो गया। अब उस वर्ड का कब इस्तेमाल होगा ना, उस दिन समझ में आएगा। आप अखबार पढ़ेंगे, अखबार में कभी आएगा मनुष्य लगातार भस्मासुर होता जा रहा है, वो पेड़ पौधों को काटकर अपने लिए खाई खोदता जा रहा है, आने वाले समय में उसके लिए और पर्यावरण अनुकूल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसने भस्मासुर लिखा, उसने भस्मासुर लिखा था, हमारे वापस याद है, हाँ यार ये तो हमने वहां पढ़ा था। कोई भी आदमी जब खुद को नुकसान पहुंचा दे उसको क्या कहा जाए, भस्मासुर कहा जाए। आप किसी भी इस प्रकार की योजना है सरकार की, इस प्रकार का कोई कार्य है जिससे खुद को नुकसान होता, उसको अपने क्या बता सकते हैं, पहले बड़ी बात। तो किस कहानी पर आधारित है, शिव भस्मासुर। कौन सी कहानी पे, शिव भस्मासुर। अब शिव भस्मासुर की कहानी है तो पार्वती जी भी होंगे शिव जी की कहानी में, तो इसमें पार्वती जी को बोलते हैं गौरी। पार्वती जी क्या बोलते हैं, या बोलते हैं राई। मैंने बताया था आपको, याद हो, इसे गौरी डांस भी कहते हैं या क्या कहते हैं। तो पार्वती जी क्या कहते हैं, गौरी या राई। इसमें शिव जी को कहते हैं राई बुढ़िया। शिव जी क्या कहते हैं, राई बुढ़िया। अच्छा, ये जो भी लोकनाट्य होते हैं ना, इनकी एक विशेषता और होती है, इनमें एक बंदा कहानी सुनाता है, एक जब कैरेक्टर आएंगे उससे पहले एक बंदा कहेगा अब आगे यह होगा, अब पर्दे के पीछे से बोलता रहेगा, दिखेगा नहीं वो पर्दे के पीछे, अब आगे यह होगा, अब आगे ये होगा। जैसे कई बार आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि सीन अलग चल रहा है, पीछे से आवाज अलग आ रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर आप देखते हैं, सीन अलग चल रहा है, पीछे से एक आवाज आ रही है, और अब वासेपुर का पूरा दृश्य बदलने वाला था। अब रामाधीर सिंह के पास में इतनी खनिज की खानें हो गई थी कि उसने पूरे पर कब्जा कर लिया था। अब एक नया चेहरा सामने आ रहा था, सुल्तान खान। अलग ही चल रहा है सीन, पीछे से आवाज अलग आ रही है। मतलब एक आदमी आपको कहानी सुना रहा है, अब आगे ये होगा, अब आगे ये होगा। वो जो कहानी सुनाता उसको बोलते हैं सूत्रधार। क्या बोलते हैं, जिसने सारे सूत्र धारण कर रखे हैं, जिसने पकड़ रखे हैं, अब छोड़ेगा, अब ये चलेगा, अब ये चलेगा, अब ये चलेगा। अंग्रेजी का वर्ड और अच्छा है, वो नरेट करता है कहानी को, इसलिए वो नरेटर है। क्या है, नरेट करना, नरेशन करना किसी चीज का, उसको बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं, तो गौरी लोकनाट्य में जो कहानी सुनाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कुटकुड़िया। फिर बीच में जब कहानियां चलती रहती है, एक कॉमेडियन होता है, वो बीच बीच में आगे हंसा के जाता है। जो कॉमेडियन होता है, हास्य कलाकार, उसको बोलते हैं झटपटिया। क्या बोलते हैं, झटपट आया और हंस आगे चला गया, झटपट आया और हंस आगे चला गया, इसलिए क्या कहलाया, झटपटिया। तो पार्वती जी क्या कहते हैं, शिव जी को जो कहानी सुनाता है, जो हंसाता है, उतार लो ऐसे कैसे। हाँ? नहीं, अलग अलग हो रहे थे। पर वो डायलॉग गानों की शैली में बोलते हैं, जो बोलते हैं वो गानों की तरह ही बोलते हैं। पार्वती जी क्या कहते हैं बताओ, देखिए। शिव जी को क्या कहते हैं, सूत्रधार को क्या कहते हैं, और हास्य कलाकार क्या कहते हैं, झटपटिया। चलो बोले आगे। अब कहानियां कौन, 40 दिन चलता तो अलग अलग खूब सारी कहानियां होती है। कौन कौन सी कहानियां होती है, लिखो मुख्य कहानियां। बंजारा बंजारी, काड़ू कीर, देवी अंबर, खडलियो भूत,
अब प्री में कोई एक साथ 4-5 कहानियां लिख के कहेंगे कि ये कहानियां किस में काम आती है, तो गौरी लोकनाट्य में। खाडलियो भूत, मियां भियावड़, कौन कौन से बताओ देखे। बंजारा, बंजारी, काड़ू, कीर, भूत, मियां भियावड़। क्या क्या बताओ। बंजारा, बंजारी, काड़ू, कीर, देवी, अंबर, खाडलियो। ये जब अलग अलग कहानियां चलती है, इन कहानियों के बीच बीच में वो डांस भी करते रहते, जैसे गौरी डांस पड़ा। वास्तव में उस गौरी डांस का पूरा नाम है गौरी की गाई। क्या बोलते हैं? तो बीच बीच में जो डांस करते हैं उस डांस को क्या बोलते हैं? गौरी की गाई। बोलो दे क्या नाम है? लिखो। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज, नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड, जिसे गौरी की गाई कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। जिसे गौरी की गाई कहते हैं। अच्छा, जिसे गौरी की गाई कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। क्या कहते हैं उसको? गौरी की गाई। अपने एक वर्तमान में एक नाटककार है, उन नाटककार का नाम है भानु भारती। क्या नाम है? वर्तमान के अब के एक नाटककार है। क्या नाम उनका? भानु। और भानु भारती ने एक नाटक तैयार किया, उस नाटक का नाम है पशु गायत्री। क्या नाम है? और वो नाटक उसी तरह किया जाता है जैसे हमारा गौरी किया जाता है। तो गौरी पर आधारित एक नाटक कौन सा है? पशु गायत्री, जो कि किसका है? लिखो। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक। इस क्वेश्चन पूछा, स्टार लगा के लिखना। पशु गायत्री ड्रामा भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक गौरी लोकनाट्य पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। अगला लिखो भाई अपने। नौटंकी। कौन सा है? नौटंकी। जिसमें 9 प्रकार के टंकार है उसको क्या कहा जाए? नौटंकी। मतलब इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो, तो ऐसा लोकनाट्य इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, क्या कहते हैं? तो आज के बाद आप अपने किसी भी दोस्त को नहीं कहोगे कि नौटंकी मत कर, क्योंकि उसको एक भी वाद्य यंत्र का प्रयोग ही, आपका वही दोस्त नौटंकी कर सकता है। इसको कितने वाद्य यंत्र बजाने हैं? देखो, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं 2-4, उतारो। नगाड़ा, सहनाई, सारंगी, डफली,
कौन कौन से बताओ देखिए? नगाड़ा, सारंगी, सहनाई, सारंगी और डफली किस लोकनाट्य में बजाए जाते हैं? नौटंकी। सारे कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? 9 प्रकार के, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नौटंकी। क्या नाम पड़ा? नौटंकी। बेसिकली अपने ये मथुरा के पास में एक जगह पड़ती है हाथरस। कौन सी जगह है? तो ये हाथरस का लोकनाट्य था, लेकिन बाद में अपने फेमस हुआ था भरतपुर। कहां फेमस हुआ? और भरतपुर में इसको शुरू करने वाले जो इसके प्रवर्तक थे उनका नाम था भूरीलाल जी। क्या नाम था? लिखो। यह है भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भरतपुर रीजन। यह है भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भरतपुर रीजन। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद हाथरस स्टाइल। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद हाथरस स्टाइल। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद हाथरस स्टाइल। लिखो प्रवर्तक भूरीलाल जी। प्रवर्तक फाउंडर प्रवर्तक भूरीलाल जी। फाउंडर कौन है इसके? भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार लिखो। ये तो गिरिराज प्रसाद। और एक नथाराम। कौन कौन है बताओ देखिए? गिरिराज प्रसाद और नथाराम। कोई पूछेगा गिरिराज प्रसाद और नथाराम ने कौन से लोकनाट्य को प्रसारित किया था? तो किसको किया था? नौटंकी। कौन कौन बताओ? मुख्य कहानियां लिखो। कहानियां कौन कौन सी? अपने नागौर में एक राजा हुए थे अमर सिंह राठौड़। कौन राजा हुए? उनके किरदार पर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उनके बारे में और पढ़ेंगे। उन पर नौटंकी की जाती है। तो कहानियां कहां से कहां चली जाती है? राजा नागौर का। नौटंकी कहां हो रही है? भरतपुर। नौटंकी की जाती है अलाउदल पर। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ दो सेनापति, खिलाफ लड़ने वाले दो सेनापति थे, आला और उदल। क्या नाम था? हम पढ़ेंगे आगे। चंदेल राजा हुआ था परमार्दी देव चंदेल। क्या नाम था? उसके दो सेनापति थे। सत्यवान सावित्री का नाम आपने सुना होगा। एक लड़की सावित्री जो यमराज के चंगुल से अपने पति को बचा के लेके आ जाती है, सत्यवान को यमराज के चंगुल से निकाल लेती है। उनकी जो कहानी है वो कौन सी हो गई? सत्यवान सावित्री। एक राजा जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, राजा हरिश्चंद्र, और उसकी रानी थी तारा। रानी का नाम क्या था? क्या महान राजा होगा कि कभी झूठ बोला ही नहीं होगा, इसलिए आज दिन तक हम उसके नाम की दोहाइयां देते हैं। आज भी अपना कोई दोस्त ज्यादा सच बोले तो हम कहते हैं अरे भाई रे, ये तो राजा हरिश्चंद्र है, ये तो हरिश्चंद्र की औलाद है, बोलते हैं। कौन कौन से बताओ देखिए? अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री और हरिश्चंद्र तारामती। हरिश्चंद्र तारामती कौन से लोकनाट्य में? नौटंकी। कल पढ़ेंगे बाकी।